सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य, देश और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्न अवशेष देखने वाले हैं, जिसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता है, जिसका विस्तृत निर्माण गुप्तों द्वारा ईस्वी 427 में किया गया था। ऐसे कहा जाता है कि गुप्तों, पुष्यभूति और पालों के राजाश्रय के बाद मगध के पीठापतियों ने नालंदा को संरक्षण दिया था। लगभग 750 वर्षों तक नालंदा के संकाय में महायान परंपरा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विद्वान शामिल रहे थे। नालंदा को 3 बार क्षति पहुंचाई गई थी। 5वीं सदी में हुनों ने मिहिरकुल के नेतृत्व में हमला किया था। 8वीं सदी में बंगाल के गौंड राजा शशांक द्वारा हमला हुआ था और अंतिम आक्रमण के दौरान इसे मोहम्मद बख्तियार खिलजी के सैनिकों द्वारा लगभग 12वीं सदी में जला दिया गया था। इसके बावजूद यह सदियों तक कार्यरत रहने में कामयाब रहा था। वर्तमान में यहाँ उत्खनित खंडर के केवल 488 मीटर लंबे और 244 मीटर चौड़े क्षेत्र में फैले हैं। मध्यकाल में नालंदा महाविहार का क्षेत्रफल इससे कई अधिक था। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषयों में शिक्षा का हर एक क्षेत्र शामिल था और इसने कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की के विद्यार्थियों एवं विद्वानों को आकर्षित किया था। यह स्थल पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर और बोध गया से 80 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव के समीप स्थित है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के नालंदा जिले के नालंदा यहाँ के भग्न अवशेषों के पास। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, दुनिया भर के जो लोग हैं वे आते हैं और ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और ये यूनेस्को द्वारा या फिर जिसे हम कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर यह स्थली है। तो यहाँ पर के जो स्मारक है वे हम देखेंगे, इसका इतिहास समझ के लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आदरणीय प्रोफेसर विकास सिंह साहब है और साथ ही साथ बिहार के मगध के पुत्र प्रिंस बुद्ध मित्र जी हमारे साथ है। तो ये लोग जो है आज हमें इन स्थलों से रूबरू कराएंगे या फिर यह जो स्थल है वास्तविक में उस समय पर या फिर प्राचीन काल में कितना वैभव संपन्न था, वे हम जानकर लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ से लगभग राजगीर जो है 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आसानी से हम आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, यह एक तीर्थ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो क्षेत्र है एक विश्वविद्यालय था। तो यहाँ पर प्राचीन काल में कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, तो हम यहाँ पर आदरणीय प्रोफेसर विकास सिंह साहब से जानेंगे। सर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नालंदा शब्द पर ही हम व्याख्या करें कि नालंदा शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, नालंदा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नालम और दा।
नालम और दा। नालम और दा। तो नालम दा दोनों संस्कृत के शब्द हैं। तो नालम का मतलब होता है कमल, हाँ। और कमल बौद्ध धर्म दर्शन में ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जी। और कमल जो है ज्ञान का प्रतीक है, और दा शब्द का मतलब है डोनर या देने वाला। तो ज्ञान देने वाला, नालंदा शब्द का अर्थ हो गया ज्ञान देने वाला। तो बौद्धों ने जितने भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की, उन विश्वविद्यालयों के नामकरण के पीछे भी कहीं ना कहीं एक लॉजिक और एक रीजनिंग छुपी हुई थी। तो वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी, चाहे आप जगदल में जाएं, सोमपुरा में जाएं, विक्रमशिला में जाएं, तक्षशिला में जाएं, और ये नालंदा में आए। तो ये जो बौद्ध ज्ञान परंपरा है वो बहुत ही विस्तीर्ण और प्रकीर्ण है। और यहाँ पास में एक तेलाड़ा विश्वविद्यालय भी, तेलादिक्य विश्वविद्यालय की भी उल्लेख, और दंतपुरी विश्वविद्यालय के उल्लेख भी हमें आसपास में देखने को मिलते हैं। तो हम बात करें नालंदा की, नालंदा के जो रेफरेंस हैं और नालंदा के जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनके आधार पर इतना तो अब हमें पता लगा है कि अभी तक लोग कहते हैं कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा का स्थापना हुई। किंतु यहाँ सारिपुत्र का स्तूप मिलता है जो लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से भी आगे जाके उसका टाइम पीरियड मौर्य समय का ठहरता है। और अभी हम जब भीतर जाएंगे तो आप अंदर उसको देखेंगे भी, और वो सम्राट अशोक ने उसका निर्माण करवाया था। तो कहीं ना कहीं अभी एक ये जो परिपाटी है ये भी जन्म ले रही है कि नालंदा जो है गुप्ता काल से भी पहले का इसका समय पीरियड जाने को तैयार है। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय पर कौन से जो विषय है अध्ययन में पढ़ाए जाते थे, इसके बारे में? क्योंकि नालंदा में सबसे ज़्यादा तो सबसे सर्वप्रथम, क्योंकि बौद्ध धर्म दर्शन तो एक मेजोरिटी से पढ़ाया जाता ही जाता था। बौद्ध दर्शन के जो चारों संप्रदाय हैं, चाहे सौत्रांतिक हो, वैभाषिक हो, योगाचार हो और माध्यमिक हो, इनके अलावा वेद भी और जो पुराण भी और वो जो वैदिक दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, इनको भी पूर्व पक्ष के रूप में यहाँ पर पढ़ाया जाता था। क्योंकि पूर्व पक्ष को पढ़ेंगे तभी तो हम उत्तर पक्ष की स्थापना कर पाएंगे। और इससे क्या है कि एक प्रपार्टी डेवलप हुई। बौद्धों का खंडन नैयायिक कर रहे हैं, नैयायिकों का खंडन बौद्ध कर रहे हैं, वेदांतियों का खंडन बौद्ध कर रहे हैं, और बौद्धों का खंडन वेदांती कर रहे हैं। और इससे क्या है, वादे वादे जायते तत्वबोधः, तत्व का जो बोध है, तत्व का जो ज्ञान है, वो वाद संवाद प्रतिवाद करने के पश्चात ही होता है। और ऐसी ही जो बौद्ध परंपरा है डेवलप होती है। तो यहाँ ज्योतिष भी पढ़ाया जाता था, चिकित्सा से रिलेटेड आयुर्वेद की परंपरा, जो बौद्ध आयुर्विज्ञान की परंपरा है, वो भी यहाँ पढ़ाई जाती थी। और इन सब से बढ़कर आप देखेंगे कि परवर्ती काल में यहाँ तंत्र दर्शन का भी काफी प्रभाव देखा जाता था। जी। तो यहाँ पर विकास सर ऐसे ही जानकारी देंगे, ज्ञानवर्धक जानकारी उन्होंने दी है, तो उनका हम आभार व्यक्त करेंगे जो इस वीडियो में जुड़े हैं। और आपको यहाँ पर ये वीडियो अधिक से अधिक इन्फॉर्मेटिव जो है वो देखने मिलने वाला है। आप यहाँ पर एक स्मारक देख सकते हो आखिरी छोर में। यहाँ पर ये जो है एक गर्भ है, इसके अंदर एक टेम्पल बोलते हैं इसको, या फिर उसके इर्द गिर्द जो है यहाँ पर विहारों के जो ढांचे हैं, जो विहार है वही दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए कुल 11 विहार है और लगभग 6 चैत्य है। तो हमारे साथ प्रिंस जी है, प्रिंस जी से भी हम जानकर लेंगे। प्रिंस जी से ये जो नालंदा है प्राचीन काल में कैसा विस्तृत था, वे जो है आप उसके जो साक्ष्य वे बताइए। जी। नालंदा करीब नालंदा का इतिहास 2500 साल से भी पूर्व है। और ऐसे प्राचीन बौद्ध एवं जैन साहित्यों से हमें प्राप्त होती है। यह भगवान बुद्ध एवं भगवान महावीर, जो जैनों को 24वें तीर्थंकर भी थे, उनका प्रिय स्थल रहा था। भगवान बुद्ध जो थे यहीं के नालंदा के निकट ही आमों का पारिवारिक वन में ठहरते थे। और महावीर भी यहाँ 14 चतुर्मास व्यतीत किए। तो नालंदा कई जातकों कथाओं से हमें पता चलता है कि नालंदा उस समय काफी समृद्ध थी। और एक जातक कथा से ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे दान देने के लिए लोगों की बहुलता ज्यादा थी। बाद के ऐतिहासिक काल में हम लोग आते हैं, हर्षवर्धन के काल में आते हैं, तो उस समय भी यहाँ पे 100 गांवों का दान देने का विधान किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नालंदा का ऐतिहासिक महत्व बुद्ध काल से पूर्व भी रहा गया। और जब ये महापुरुष आए, तथागत यहाँ आए थे, तो इनका नालंदा की प्रसिद्धि में 4 चांद लग गया था। और बाकी हमें आगे जाकर देखेंगे इसकी में। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कई सारे जो बोर्ड है इस स्थली के, मतलब जो उत्खनन किया गया उसके आपको बोर्ड दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए लगभग 3 से 4 बार उत्खनन कराया गया। सबसे पहले यहाँ पर सन 1811-12 में फ्रांसिस बुकनान आए थे। उनके बाद यहाँ पर जो है सन 1835 और 37 में यहाँ पर फ्रांसिस बुकनान आए थे। उन्होंने यहाँ के खंडर देखे, वे इस स्थली को जुड़ा नहीं पाए, या फिर ये जो है यह प्राचीन काल का नालंदा है, इस प्रकार की जो बात है उनके द्वारा
नहीं कही गई, लेकिन यहाँ पर सन 1861 और 62 में अब भारतीय पुरातन विभाग की जिन्होंने भारत देश में पहली बार नींव रखी, ऐसे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, वे यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ परीक्षण उत्खनन किया। और उसके बाद ये जो स्थली है या फिर इस स्थली का जो गौरव है हाल फिलहाल जो है लोगों के सामने आया, तभी से लोगों को पता चला कि ये जो स्थली है ये दरअसल प्राचीन काल की नालंदा है या फिर प्राचीन काल का वैभव है। देखिए यहाँ पर जब मेजर किट्टो आए थे या फिर उसके बाद में यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो सन 1936 और 37 में यहाँ पर ये उत्खनन किया गया था। तो उस समय पर यहाँ का जो आप ये बड़ा माउंट देख पा रहे हो जहाँ पर आनंद का स्तूपा है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे ही जो है यहाँ पर सारे के सारे जो बोर्ड है वो लगाए हुए दिखाई देंगे, जो इसकी जानकारी है वे यहाँ पर दी गई है। आइए प्रिंस जी ये बताइएगा, जब अभी ये फ्रांसिस बुकनान आए थे या फिर मेजर किट्टो आए थे, इनको क्यों नहीं पता लगा पाए वे? देखिए 1811-12 में फ्रांसिस बुकनान जब बिहार का और बंगाल का जब उस समय डिवाइडेड नहीं थी तो सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़े बड़गांव, एक्चुअली इस प्लेस का जो है नाम बड़गांव हुआ करता था उस समय, तो आए तो एक टीलेनुमा खंडर का वृत्तांत करते हैं। लेकिन जब 1847 में मेजर किट्टो आते हैं तो बस इन्हों जब वो यहाँ नालंदा पहुँचते हैं तो उनको पूरा विश्वास था कि ये नालंदा रहा होगा, किंतु किसी जैन आचार्य से और यहाँ के लोकल द्वारा पूछने तो किसी ने उन्हें यहाँ पे जैनियों का महल बताया, किसी ने राजा श्रेणी का महल बताया, तो किसी ने रुक्मणी स्थान का महल बनाया। तब उसने भूलवश गिरियक के समीप जो टीला है उसे नालंदा स्थापित कर बैठा। हालांकि जब कनिंघम आए तो फाहियान के और हेनसोंग ने राजगीर से इसकी दूरी 1 योजन बताई है। योग के जन में 8 मील होती है जो लगभग 13 किलोमीटर के अराउंड पड़ती है, तो उससे आज भी दूरी सटीक है जो हमें चीनी यात्री फाहियान और हेनसोंग देते हैं। तो उन्होंने इसे नालंदा महाविहार से स्थापित किया। और जब ये महाविहार थी, क्योंकि हमें प्राचीन शिलालेखों में कहीं भी विश्वविद्यालय का जिक्र इसके रूप में नहीं मिला है, एक विस्तृत महाविहार थी, बाद में यहाँ पे विस्तृत रूप में अध्ययन हुए तो इसे विद्यालय कहा गया। इसे कहीं कहीं नलेंद्र महाविहार भी कहा जाता है जी। और कई शिलालेखों में भी नलेंद्र महाविहार का जिक्र मिलता है। इसे देखते हैं परंपरा में कि कनिंघम जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बड़गांव के खंडरों को नालंदा बताया था। बाद में उन्होंने पुरातात्विक उत्खनन किए तो इनसे कई शिलालेखों एवं कई तामपत्रों और एवं मुहरों से इस बात को स्थापित हुए कि नालंदा ही था जी। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्थल है या फिर ये जो क्षेत्र है फिलहाल 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और ये जो अभी यहाँ पर जो उत्खनन हुआ है ये बहुत ही कम हुआ है, और भी ये जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है और इसका जो उत्खनन कार्य है वे आने वाले समय में किया जाने वाला है। तो अभी हम यहाँ पर की जो स्मारक है वे देखेंगे, और उसके साथ साथ सर आपसे सवाल है, यहाँ पर के जो उस समय पर के ज्ञानी जो विद्यार्थी रहे, छात्र रहे, वो कौन कौन थे और वो किस इससे ताल्लुकात रखते थे, मतलब किस जो परंपरा से ताल्लुकात रखते थे? इसमें हमें जैसे देखने को और ऐतिहासिक रूप से भी और शास्त्रों में हमें इसके कई सारे प्रमाण मिलते हैं। ग्रंथों के जब हम प्रमाणों की बात करेंगे तो कई प्रमाण हमें देखने को मिलेंगे। इनमें 3 जो विदेशी स्पेशली छात्र हैं, इनमें हुएनसांग, इत्सिंग, ये 2 चीनी यात्री थे, और तीसरे जो थे हेचो, वो कोरिया से यहाँ आकर अध्ययन के लिए आए हुए थे। तो 3 विदेशी जो छात्रों का हमें उल्लेख मिलता है। उसमें से हुएनसांग की कहानी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। बताइए कि हुएनसांग जो यहाँ के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और वो छात्रावास अध्यक्ष भी रहे थे। जैसे हम आज के समय में जैसे हॉस्टल के इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट वगैरह के, तो यहाँ बाकायदा इलेक्शन भी होते थे, छात्रों के छात्र संघ के इलेक्शन वगैरह। और इतने ब्रिलियंट थे, उनके दिमाग में एक प्रश्न जो आत्मा संबंधी प्रश्न था कि ये आलय विज्ञान होता क्या है। योगाचार का एक बहुत जटिल प्रश्न है आलय विज्ञान को लेके। उस प्रश्न को समझने के लिए 25,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, और एक व्यक्ति जो हुएनसांग है वो इतनी दुर्गम यात्राओं को करते हुए है। जब आप सीयू की पढ़ेंगे उनका जो यात्रा वृत्तांत है उसमें आपको पता लगेगा। और इस नालंदा के एक समय 7 गेट हुआ करते थे, तो 7 एंट्रेंस एग्जाम, उन 7 एंट्रेंस एग्जाम को पार करते हुए वो अंदर जाते हैं। और उस समय शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे, और शीलभद्र जी के माध्यम से योगाचार को वो आगे पढ़ते हैं, उनके गुरु नियुक्त किए जाते हैं।
और बड़े ही कम समय में योगाचार के वो मास्टर भी हो जाते हैं और जब अपने देश वापस जाते हैं तो योगाचार संप्रदाय की चीन में वो स्थापना करते हैं। तो आज चीन में योगाचार संप्रदाय जो जीवंत है, उस जीवंत परंपरा को जीवंत रखने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ह्वेनसांग का है। भारत में ये परंपरा पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। माध्यमिक संप्रदाय परम पूज्य दलाई लामा के माध्यम से हमें जीवंत दिखाई देता है, वो माध्यमिक संप्रदाय को लेकर आगे बढ़ते हैं। और इधर चीन में हमें योगाचार की परंपरा भी दिखाई देती है। और भारत में धीरे धीरे जो सौत्रांतिक परंपरा है वो जन्म ले रही है। लोग पिटकों की ओर वापस लौट रहे हैं और अपाली के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो सूत्रों को प्रमाणिक मानकर आगे बढ़ते हैं वो सौत्रांतिक हैं। तो हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसी किताबें भी हमें देखने को मिलें। तो ह्वेनसांग का मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, जो विशेष जिक्र है हर्षवर्धन राजा के समय का। सम्राट हर्षवर्धन ने उनको बाकायदा आमंत्रित किया था और वहाँ पर एक धर्म सभा का आयोजन किया गया और ह्वेनसांग ने उस समय अपने समय के सारे लोगों को परास्त किया था। तो वो ह्वेनसांग थे और महाविद्वान, और इतने महाविद्वान, और उस समय के लोगों के उस योगदान को भी मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा कि जब ह्वेनसांग भारत से जा रहे थे, कई हजारों पांडुलिपियाँ उनकी नाव पे सवार थीं और जिस नाव से वो जा रहे थे आपको ताज्जुब होगा कि अधिक पेटियां थी ना, उसमें बहुत सारे लोग भी थे जो उन पर रख के लेके जा रहे थे भारत के। और ये उस समय के लोगों का आप देखिए कि बीच भंवर में समुद्र में लहरें उठती हैं। अब ऐसा लगता है कि नाव में से सामान कम करना पड़ेगा। तो उस समय की जो भारत के लोग थे, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं आचार्य, आप ये ग्रंथ लेकर जाइए, हमारा शरीर तो आज नहीं तो 10 साल बाद खत्म होगा। और वो सभी लोग नाव से कूद गए नाव के वजन को कम करने के लिए, और अल्टीमेटली ह्वेनसांग अकेले उस नाव को ले जाके चीन देश में पहुंचे। और आज जो कुछ ग्रंथ बचे हुए हैं बौद्ध धर्म दर्शन के, जो शास्त्रीय प्रमाणिक ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ चीनी भाषा में अभी लिपिबद्ध हैं। चीन में 3 बार बौद्ध ग्रंथों का 3 बार अनुवाद हुआ। पहली बार दाओ एचोन के समय में अनुवाद हुआ, दूसरा कुमार जीव के नेतृत्व में अनुवाद हुआ, और तीसरा जो अनुवाद है वो ह्वेनसांग के समय आरंभ होता है। तो इस तरह से 3 बार बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद की परंपरा वहाँ जन्म लेती है। और वो सारा कंट्रीब्यूशन देख, कितना लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है। एक छात्र आपके पूरे अस्तित्व को पूरे विश्व विस्तृत कर देता है। तो इस तरह के छात्र यहाँ पर थे और छात्रों को छात्रत्व गुण से युक्त करने वाले मनीषियों की परंपरा थी। यहाँ के जो आचार्य शांतरचित, आचार्य नागार्जुन जैसे परम विद्वानों से सुशोभित होती थी ये धरती। किस तरह से वो ज्ञान परिपाटी को भी हम जब भीतर जाएंगे तो देखेंगे कि शांतरचित किस तरह से छात्रों को पढ़ाते थे, कहाँ बैठते थे, ह्वेनसांग कहाँ रहते थे। इन सारी चीज़ों को ट्रेस करने की आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने प्रयास किए हैं। और वो बाकी चीज़ें आपको सागर जी बताएंगे ही। जी सर, ये देखिए बहुत ही विस्तृत में जो जानकारी है सर ने दी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये मोनेस्ट्री क्रमांक 5 है। यहाँ पर कुल जो है 11 विहार अब तक जो है वे सामने आए हुए हैं। यहाँ पर आप इसकी बाहरी परत देख पा रहे हो। तो ये बाहरी परत गुप्त और पाल काल की मिक्सचर है। यहाँ पर परते यहाँ पर टोटल 7 चरण में जो है यहाँ के जो अवशेष है वे सामने लाए गए। और यहाँ पर ये विहारों के अगर हम खोलियाँ देखोगे तो देखिए बड़ी बड़ी खोलियाँ यहाँ पर उस समय पर विहारों की हुआ करती थी। अगर हम नीचे जाएंगे, नीचे से अंदर से आपको घुमाएंगे, बड़े बड़े कक्ष है जहाँ पर विद्यार्थी जो है वे रहा करते थे और वे अध्ययन जो है इस क्षेत्र में किया करते थे। ये मोनेस्ट्री क्रमांक 5, इसकी दीवार देखिए ये कितनी मोटी है। लगभग आप देख पा रहे हो ये 6-6.5 फीट इसकी जो दीवार है मोटी दिखाई देगी। हमने एंट्री कर ली इस गेट से। तो यहाँ पर एक गेट देखिए, ये एंट्री गेट, ये भी बड़ा विशाल है। और यहाँ पर ये दीवारें देखिए, बहुत मोटी मोटी जो दीवार है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे देखिए यहाँ पर ये पूरा पैसेज आप देख पा रहे हो अंदर एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे बताया, यहाँ पर कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उस समय पर किए जाते थे और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ के छात्रों को जो है इस महाविहार में या फिर इस महाविद्यालय में, उस समय पे विश्वविद्यालय में उन्हें जो है प्रवेश मिलता था। तो देखिए यहाँ पर से ये सामने आप पूरा नज़ारा देख सकते हो। यहाँ पर के पुरातात्विक स्मारक आप देखिए। यहाँ पर कुल लाइन में 11 जो विहार है वे हमें दिखाई देंगे। हम ऊपर जाएंगे तो आपको एकत्रित जो है 11 विहार देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप यह मंदिर संख्या 3 देख पा रहे हो, यानी यहाँ पर ये
3 क्रमांक का एक स्मारक आप देख पा रहे हो। इस स्मारक के अंदर आपको यहाँ पर छोटे मोटे कई प्रकार के स्थापत्य जो है वो दिखाई देंगे, कई प्रकार के छोटे मोटे जो स्तूप है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए विविध प्रकार के और विविध काल के यहाँ पर ये जो स्तूप है वे यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो स्थली है यह भगवान बुद्ध के जो 2 मुख्य शिष्य थे जिनमें महामोगलाना और सारिपुत्त जी, इन दोनों का नाम आता है। तो ये जो स्थली है ऐसे कहा जाता है सारिपुत्त जी की जन्मस्थली और परिनिर्वाण स्थली थी। तो यहाँ पर ईसा पूर्व 3री सदी में प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण किया था। तो ये जो स्तूप, ये ढांचा देख पा रहे हो, इसी के अंदर पहली बार सम्राट अशोक ने जो है सारिपुत्र के शरीर धातुओं पर स्तूप जो है वे बनाया था। और उसके बाद में यहाँ पर गुप्तों के शासन काल में इस स्मारक का विकास हुआ, इसका उत्थान हुआ। और गुप्तों के बाद में यहाँ पर पालों के द्वारा ये जो स्थल है, इस स्थल का उत्थान हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा टावर नुमा ढांचा जो है वो आप देख पा रहे हो। इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हो, 2 सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य भी यहाँ पर के जो अवशेष जो है या फिर अन्य भी जो स्ट्रक्चर है वे उस समय पर रहा होगा, जो कि पूरा नष्ट हुआ है। ये खंडित अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये स्तूप आप देख पा रहे हो, ये भी टावर नुमा स्तूप आप देख सकते हो। और जिसके इर्द गिर्द यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो शिल्प है वे लगाए गए थे। और उस समय पर के बोधिसत्वों के जो शिल्प है वे यहाँ पर लगाए गए थे। देखिए ये पूरा का पूरा आप ढांचा देख पा रहे हो, स्मारक देख पा रहे हो, बहुत ही विशाल और बहुत ही समृद्ध जो है उस समय पर रहा था। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ देखिए, तो ये कितना ऊंचा रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर ये सारिपुत्त जी का स्तूप होने के कारण, एक महास्तूप होने के कारण, इस स्तूप के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर छोटे छोटे ओटिव स्तूप जो है आपको दिखाई देंगे। सैकड़ों की तादाद में अलग अलग प्रकार के जो स्तूप है या फिर अलग अलग प्रकार के जो स्थापत्य है वो दिखाई देते हैं। और यहाँ पर मोनेस्ट्री क्रमांक 1A भी जो है वो इससे जुड़ी हुई दिखाई देती है। और उसके आगे यहाँ पर मोनेस्ट्री क्रमांक 5 जो है वो दिखाई देंगे। आगे आइए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी आगे भी मोनेस्ट्री है। तो 1 क्रमांक की मोनेस्ट्री यहाँ पर सामने देखिए बहुत ही विशाल है और बहुत ही समृद्ध जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ से देखिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थी, वो सीढ़ियाँ भी आप देख सकते हो, उसके जो अवशेष है वे यहाँ पर से आप देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग द्वारा कई प्रकार की जो सुविधा है वे उपलब्ध कराई गई है, जिसके अंदर यहाँ पर सूचना फलक जो है वे लगाए गए और साथ ही साथ यहाँ पर जानकारी के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर के जो पर्यटक हैं उन्हें इतिहास के बारे में सही से समझ मिले। देखिए यहाँ पर आपको आमतौर पर जो फॉरेन के जो पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक, वो दिखाई देंगे, जिनमें आमतौर पर बौद्ध भिक्षु जो है वे शामिल है। यहाँ पर ये विहार संख्या 1 हम अभी देखेंगे, उसके आगे विहार क्रमांक 5 है। देखिए ये विहार क्रमांक 1 बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इस विहार में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है नीचे देखेंगे तो वे आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इसका जो एंट्रेंस है वो कितना भव्य रहा होगा। यहाँ पर इस प्रकार के दालन जो है वो आपको दिखाई देंगे, जिनमें प्राचीन काल में मूर्तियाँ रखी जाती थी। ये देखिए यहाँ से हमने प्रवेश कर लिया है और प्रवेश करते ही ये देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बेजोड़ ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा। बहुत ऊंचा है, लगभग 20 फीट ऊंची इसकी दीवारें हैं और लगभग यहाँ पर 6-7 फीट चौड़ी इतनी इसके जो दीवार है वो दिखाई देगी। और सभी जगह पर आपको एक कक्ष दिखाई देंगे। ये उस समय पर के स्नान गृह हो सकते हैं, उस समय पर के जो शौचालय है वे हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े जो कक्ष आपको दिखाई देंगे, जिनमें छात्र जो है वो रहा करते होंगे। तो ये बड़े बड़े कक्ष आप देख पा रहे हो। सभी के सभी इसी प्रकार के जो कक्ष हैं वे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये जो विहार है या फिर ये जो महाविहार है, इस महाविहार की नींव जो है ऐसे कहा जाता है पहले जो गुप्त वंश के जो कुमार गुप्त थे उनके द्वारा रखी गई थी। लेकिन उससे पहले भी जो शक्रगुप्त थे उन्होंने यहाँ पर एक महाविहार निर्माण किया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। और उससे पहले हमने देखा अभी सम्राट अशोक इनके द्वारा यहाँ पर स्मारक स्तूप बनाया गया था। अभी तो सम्राट अशोक इनसे पहले भी रहा होगा। तो अभी हाल फिलहाल जो है ये जो स्थलीय ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईस्वी 12वीं 13वीं सदी तक ये अपनी उन्नत अवस्था में थी और बाद में इस स्थली को काफ़ी नुकसान जो है वो
पहुंचाया गया है। और इसके बाद ये जो 12वीं-13वीं सदी के बाद ये जो स्थली है ये वीरान पड़ी हुई थी और इसे जो है उस समय पर जीर्ण अवस्था में छोड़ा गया था या फिर इसे जो है जला दिया गया था। ऐसी जानकारी जो है वे प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर की जो ईंटें ज़्यादातर जली हुई अवस्था में दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर एक बड़े विहार में आए हुए, इस विहार में आपको यहाँ पर एक बड़ा जो मंडप है, बड़ा मंडप दिखाई देगा और इसके अंदर एक भव्य ऐसा स्मारक था। तो ये स्मारक की नींव आप देख पा रहे हो, बड़ा एक स्मारक या फिर उस समय पर का ये इसके अंदर ही गर्भगृह बनाकर इसके अंदर एक भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो रही होगी। और वहाँ पर आप भंडारण कक्ष देख पा रहे हो, उसके आगे यहाँ से आप देखोगे तो आगे आपको पानी का कुआं दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार के सारे विहार जो है वो आपको दिखाई देंगे। मतलब जिस प्रकार की आज की ज़रूरतें हम देखते हैं उसी प्रकार से प्राचीन काल में जो ज़रूरतें उस समय के भिक्षुओं के लिए, छात्रों के लिए लगी होगी, उसी प्रकार के जो स्थापत्य है वे यहाँ पर बनाया गया और उसी प्रकार की जो संरचनाएं जो है वे यहाँ पर बनी हुई आपको दिखाई देगी। देखिए ये कमरे, देखिए इस प्रकार के बड़े बड़े जो कमरे हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये विहार क्रमांक 1 दिखा है। इसी प्रकार से जो आगे के जो विहार है वो दिखाई देंगे। कुछ जो है जिनकी हाइट, अभी ये जो पहला विहार है इस विहार में आपको हाइट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अगले वाले जो विहार देखेंगे हम उनमें हमें हाइट जो है कम होती हुई दिखाई देगी। दीर्घकालीन अवधि तक विद्या का केंद्र बने रहने वाले इस महाविशाल विश्वविद्यालय में एक समय पर 3000 के आसपास प्राध्यापक और 10,000 छात्र रहा करते थे। इस मठ से जुड़े संकाय और छात्रों में चीनी यात्रियों के अलावा धर्मपाल, नागार्जुन, धर्मकीर्ति, असंग, वसुबंधु, चंद्रकीर्ति, शीलाभद्र, वज्रबोधि और संभवतः आर्यभट्ट शामिल थे। शुरुआत से इस महाविहार पर महायान परंपरा का प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ा था, जिसके कारण यहाँ महायान और वज्रयान शाखा के कई ग्रंथ रचे गए थे। अंग्रेज अधिकारी विंसेंट स्मिथ ने टिप्पणी की थी कि नालंदा का विस्तृत इतिहास महायान बौद्ध धर्म का इतिहास होगा। नालंदा के सभी छात्रों ने महायान के साथ साथ बौद्ध धर्म के 18 पंथ, जिसमें हीनयान संप्रदाय भी शामिल था, इन संप्रदायों का अध्ययन किया था। उनके पाठ्यक्रम में वेद, तर्कशास्त्र, संस्कृत व्याकरण, चिकित्सा और सांख्य जैसे अन्य विषय भी शामिल थे। यहाँ कुल 35 अति विशाल विहार कक्ष थे, जिनमें गर्भगृह के अलावा प्रत्येक में 35 खोलियां हुआ करती थी। इसके अलावा कई सारे प्रार्थना स्थल, चैत्य यहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें निर्माण करने हेतु लंबा अरसा बीता होगा, जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। ये बड़े स्मारकों के जो ढांचे हैं वो देख रहे हो, तो यहाँ पर ये स्तूपों के और छोटे छोटे जो कक्ष है वे यहाँ पर बने हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आमतौर पर जो गर्भगृह है, ये गर्भगृह इन कक्षों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इसके राइट साइड में जो मेन महाविहार जो है, महाविहार हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमने महाविहार क्रमांक जो 5 है या फिर वहाँ से जो आते हैं महाविहार क्रमांक 1 से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सेम एज इट इज़ बड़े बड़े जो विहार है या फिर इसकी जो बड़ी बड़ी खोलियाँ जो है वो आपको दिखाई देंगी। तो ये बहुत ही विस्तृत ऐसा जो स्मारक है या फिर ये महाकाय जो स्मारक है वो आपको दिखाई देगा। और इस महाविहारों में आज भी यहाँ पर उस समय पर इस स्मारक को जो नुकसान पहुँचाया गया था या फिर यहाँ पर इसे जलाया गया था, उसके जो निशान है वे आज भी आपको ऐसे के ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए कई लोग जो यहाँ पर दावा करते हैं ये जो क्षेत्र है यह बख्तियार मोहम्मद खिलजी इनके द्वारा इस या फिर उनके सैनिकों द्वारा यहाँ पर जो है आग लगाई गई थी या फिर इसे नुकसान पहुँचाया गया था या फिर लूट की गई थी, ऐसे जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन हाँ, अभी भी इसका सही से संशोधन जो है वे नहीं किया गया है। आइए यहाँ पर ये सारे विहार देखेंगे तो एक लाइन से 11 जो विहार है वो आपको दिखाई देंगे आखिरी छोर तक। और यहाँ पर
यहाँ पर से कई जो मूर्तियां हैं वो बरामद की गई। यहाँ पर नालंदा का जो यहाँ पर का संग्रहालय है, संग्रहालय में रखी गई है। और भी देश के अन्य अन्य कोनों में, जैसे कलकत्ता म्यूजियम भी जो है यहाँ पर के अवशेष जो है वे भेजे हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये बड़ा का बड़ा आप देख पा रहे हो। यहाँ पर ये स्तूपा जो गैलरी है वो देख रहे हो। यहाँ पर जैसे हमने जितने भी यहाँ पर भगवान बुद्ध के संबंधित या फिर जो अष्टतानों पर जो 8 जो स्थान है, तीर्थ स्थल जो है बुद्धिज्म के, वहाँ पर जो जिस प्रकार के स्तूपों की श्रृंखला देखिए, उसी प्रकार की इस महाविद्यालय में या फिर विश्वविद्यालय में ये आप सारे के सारे ओटिव जो स्तूप है वो देख रहे हो, जो यहाँ पर पत्थरों में भी दिखाई देंगे और साथ ही साथ ईंटों में भी बनाए हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए इसकी संरचना बहुत ही शानदार जो संरचना जो है यहाँ पर इसकी दी गई है। फिर अलग अलग प्रकार के जो स्तूप है या फिर उसका जो स्थापत्य है वे यहाँ पर से आपको देखने मिलता है। देखिए एक बड़ा जो विहार है या फिर बड़ा जो यहाँ पर चैत्य है वो आपको दिखाई देगा। इस चैत्य में यहाँ पर प्राचीन काल में बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ है भगवान बुद्ध की वे रखी जाती थी। और इसके इर्द गिर्द आपको यहाँ पर छोटे बड़े जो है वे स्तूप जो है वो दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम इन चैत्यों में नहीं जा सकते, यहाँ पर इसके मरम्मत का जो कार्य है वे किया जा रहा है। इसके कारण यहाँ पर ये टेम्पल क्रमांक 12 है। तो इस प्रकार का जो ये चैत्य जो है वो आप देख रहे हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सामने ये छोटे छोटे अनकाउंटेबल जो स्तूप है वो देख रहे हो। आगे देखिए, आगे भी आपको ये बड़ी जो श्रृंखला है विहारों की वो दिखाई देगी, जिनमें से कुछ जगह पर हम जा सकते हैं और कुछ जगह पर हम नहीं जा सकते। और सामने देखिए ये पूरा जो है लंबी कतार है। यहाँ पर ये जो 6 चैत्य जो है बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ ये जो महाविहार है, ये महाविहार भी आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। विहार संख्या जो 8 है वे हम यहाँ पर देखने वाले 8 क्रमांक का विहार। तो देखिए एक बड़ा विहार जो है वो यहाँ से आपको दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से जो विहार की रचना जो है वे समझने के लिए जो इसका जो स्ट्रक्चर है खाली पड़ा हुआ, उसे हमें गौर से देखना पड़ता है। देखिए इसको हम गौर से देखेंगे तो विहार की जो संरचना है, आमतौर पर हमने महाराष्ट्र राज्य की गुफाएं देखी, पूरे देश भर में की गुफाएं देखी, और देश भर में के हमने स्मारक देखे, उनमें विहार की जो संरचना है इसी प्रकार का होता है। एक बड़ा मंडप होता है, तो यहाँ पर एक विशाल मंडप आप देख सकते हो। और इस मंडप में यहाँ पर स्तंभ होते हैं, तो यहाँ पर स्तंभ भी थे, तो स्तंभ पूरे टूट चुके हैं वो देखिए। और इसके चारों दिशाओं में खोलियाँ रहती है। तो यहाँ पर ये सारे जो कक्ष है आप देख सकते हो, जो उस समय के जो छात्र थे उन छात्रों के ये खोलियाँ आप देख पा रहे हो। और साथ में जो मंडप के अंदर यहाँ पर एक प्रेयर हॉल था, या फिर यहाँ पर एक प्रेयर करने का स्थान था, एक प्रार्थना करने का स्थान था। तो इसी प्रकार की जो संरचना है इन सारे विहारों की दिखाई देती है। और इसी प्रकार की संरचना को बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में बनाया गया था। तो ये सारा का सारा आप विहारों का जो पूरा क्षेत्र है वो देख पा रहे हो। और हर विहार में यहाँ पर जो है पानी का कुआं जो है वो दिखाई देगा। और हर एक का अपना अपना जो उस समय पर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो विकसित किया गया था, या फिर उसका जो विकास है वो किया हुआ था। अभी हम यहाँ पर टेम्पल नंबर 13 देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ा जो चैत्य जो है वो आपको दिखाई देगा। और इसका एंट्रेंस देखिए कितना भव्य इसका एंट्रेंस है। तो इसी प्रकार के सारे जो चैत्य है उसका अलग अलग स्थापत्य शैली में उनके बड़े बड़े प्रवेश द्वार दिखाते हैं, और वो बड़े बड़े जो गर्भगृह है जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर प्राचीन काल में एक साथ 10 से 15 हजार विद्यार्थी अगर रहते होंगे, या फिर यहाँ पर लोग रहते होंगे, तो प्रार्थनाएं कितनी बड़ी होती होगी, या फिर उस समय पर श्रद्धा जो है अपने चरण सीमा पर रही होगी। और यहाँ पर 5वीं से 6ठी शताब्दी को इस क्षेत्र का स्वर्णिम काल जो है वो बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए स्मारक, आज जो खंडर है, खंडर इतने बड़े दिखाई देते हैं, तो प्राचीन काल में कितना बड़ा वैभव रहा होगा। देखिए यहाँ पर इस चैत्य के अलावा इसके बाहर भी एक चैत्य जो है उसकी जो खुदाई है वे की गई है। देखिए फेंसिंग वहाँ से जाने के लिए रास्ता है, तो चैत्य भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर एक बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बहुत बड़ी है, ब्लैक स्टोन में, तो उसको यहाँ के लोग जो है तेलिया बाबा बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए इस प्रकार का ये जो पूरा क्षेत्र है विस्तृत में फैला हुआ है। ये बड़े बड़े महाविहार आप देख सकते हो। यहाँ पर का ये आखिरी चैत्य आप देख पा रहे हो, इसे यहाँ पर मंदिर संख्या
14 जो है वो बताई गई है। और यहाँ का जो पीठासन है, यहाँ पर एक विशाल भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। तो देखिए ये भी बहुत बड़ा जो चैत्य है वो आपको दिखाई देगा। देखिए इस चैत्य के पीछे यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, इसके अंदर जो ब्लैक बुद्धा जो है या फिर एक भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो रखी गई है। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर आखिरी चैत्य हम, तो ये सारे अपना स्थल है जितने भी पूरे एक की इस पर बड़े स्तंभ ये बड़ा पीठासन है। और ये जो पीठासन है यहाँ पर ईंटों से बनाया गया था। और इस पीठासन में यहाँ पर प्लास्टर जो है, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो आज भी आप यहाँ पर उस समय पर का जो प्लास्टर है वो देख सकते हो। और सभी जगहों पर भगवान बुद्ध के जो पैरों के जो निशान है या फिर पद चिन्ह जो है वे देख सकते हो, भग्न खंडित अवस्था में दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ईंटों में की गई जो कारागिरी है वो यहाँ पर दिखाई देती है। ये विहार संख्या 11 आप देख पा रहे हो। इस विहार संख्या 11 मतलब 11 नंबर के विहार का ये प्रवेश द्वार आप देख पा रहे हो। बहुत ही शानदार प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर ये अभी भी देखिए यहाँ के जो स्तंभ आप देख पा रहे हो इस मंडप के, ये पूरे खंडित अवस्था में दिखाई देंगे। इन मंडपों के स्तंभों पर यहाँ पर कलाकृति की गई थी। कलाकृति आप देख सकते हो। ये सारे जो स्तंभ है यहाँ पर हमें इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जो कि अपनी मौजूदा अवस्था में या फिर मौजूदा स्थिति में आज भी जो है जैसे के वैसे हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरी खोलियाँ देख सकते हो इस विहार के। और ये बड़ा जो मंडप है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, विस्तृत है सारा का सारा। और ये सारे के सारे कमरे यहाँ पर से आप देख सकते हो। ये आखिरी छोर में हम आए हुए तो यहाँ पर से आपको सहज जो है इसकी जो भव्यता का जो है अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें थी शुरुआती में, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर वहाँ से उतना दिखाई नहीं आता, लेकिन आप यहाँ पर से स्ट्रक्चर देख सकते हो।